गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श प्रताप एकेडमी प्रयागराज में। मैं आदर्श प्रताप आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में शुरू से लेकर अंत तक टॉपिक वाइज विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं भारत का संविधान। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि आपके सामने टॉपिक्स की एक लिस्ट है, इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये है टॉपिक्स की एक लिस्ट। आइए देखते हैं पहला चैप्टर, संविधान एक परिचय। इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान क्या होता है। उसके पहले हमें कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जानना होगा। तो पहली परिभाषा है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? एक सामूहिक भावना। एक देश की जो जनता है उसके पूरे समूह की जो भावना है, उससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अगली परिभाषा है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? किसी भी देश के निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसे संप्रभुता कहते हैं। जैसे अगर हाल में देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ऐसे में रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है। अब रूस से तेल लेना है या नहीं लेना है, ये भारत सरकार डिसाइड करेगी। उसके निर्णय को कोई दूसरा देश प्रभावित या बदल नहीं सकता। तो ये निर्णय लेने की, तेल लेना है या नहीं लेना है, ये निर्णय लेने की शक्ति किस में है? ये भारत सरकार में है। तो किसी भी देश के निर्णय लेने की जो शक्ति है ये संप्रभुता कहलाती है। आगे देखें, संप्रभुता किसी भी देश या राज्य का प्राण तत्व है। राज्य हमने क्यों लिखा है ये अभी हम बताएंगे। प्राण तत्व से आशय है कि बिना संप्रभुता के किसी भी देश का या राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक। अगला परिभाषा है राज्य। दोस्तों, राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। क्या क्या? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य बराबर होता है राष्ट्र प्लस संप्रभुता, अर्थात जब राष्ट्र में संप्रभुता आ जाती है, जब किसी राष्ट्र में संप्रभुता आ जाती है तो वो राष्ट्र राज्य बन जाता है। जैसे आज़ादी के पहले भारत एक राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि आज़ादी के पहले भारत के विषय में निर्णय ब्रिटेन लेता था, न कि भारत। इसलिए भारत संप्रभु नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद निर्णय कौन लेता है? भारत सरकार लेती है। इसलिए आज़ादी के बाद भारत में या भारत राष्ट्र में क्या आ गई? संप्रभुता आ गई, तो वो एक राज्य बन गया। अच्छा, अब यहाँ जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो राज्य है, यहाँ पे राज्य से आशय किसी स्टेट या प्रदेश से नहीं है। जब हम संविधान में किसी देश के बारे में देखते हैं, जैसे अपना संविधान अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए क्या लिखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न कि राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व या देश के नीति निर्देशक तत्व नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें यह भी लिखा है जैसे राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य ऐसा करेगा। तो वो राज्य किसके लिए प्रयोग हो रहा है? वो भारत के विषय में प्रयोग हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे राज्य से आशय किसी प्रदेश से नहीं है, बल्कि देश के लिए ही संविधान में राज्य का प्रयोग होता है। दोस्तों, अगली परिभाषा है शासन तंत्र। शासन तंत्र 3 तरह का होता है। पहला राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र ऐसा शासन तंत्र है जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, अर्थात जिसमें निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के पास होती है, वही निर्णय लेता है। जैसे औरंगजेब था, अशोक था,
या प्राचीन काल में और मध्यकाल में जो भी शासन तंत्र था वो राजतंत्र था, वहाँ एक व्यक्ति निर्णय लिया करता था। ऐसे में क्या होता है कि निर्णय गलत हो सही हो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होती, वो खुद आदमी निर्णय लेता है कि उसकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं होती। दूसरा होता है कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र। कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। अब आधुनिक रूप में इसी कुलीन तंत्र को हम अधिनायक तंत्र भी कह सकते हैं, जैसे कि चीन और रूस में है। चीन और रूस में क्या है, एक पोलित ब्यूरो होता है, कुछ लोग मिलकर अपने ऊपर वाले का चयन करते हैं और फिर वही सरकार बनाता है और फिर उसकी बातों को नीचे वाले मानने के लिए बाध्य होते हैं। तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसा शासन तंत्र है जिसमें जनता की अधिकतम भागीदारी होती है। राजतंत्र में जनता की बिल्कुल भागीदारी नहीं होती, सिर्फ एक व्यक्ति शासन करता है। कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और लोकतंत्र में संपूर्ण जनता का शासन होता है। लोकतंत्र की अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी सर्वमान्य परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो होता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। जनता का शासन है ये। लोकतंत्र जो होता है किसके लिए होता है? जनता के लिए शासन होता है और जनता के ही द्वारा भी किया जाता है, माने जनता स्वयं के ऊपर एक तरह से शासन करती है। इसलिए ये सर्वमान्य परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। अब आइए दोस्तों, लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ की सरकार के निर्णयों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। जब सरकार के निर्णयों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देशों में सफल होता है जो छोटे होते हैं, जहाँ जनसंख्या कम होती है। तो वहाँ क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाना है या कोई भी जनता से राय लेना है तो सरकार सीधे जनता के द्वारा जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय ले लेती है। जैसे ग्राम सभा है, अब ग्राम सभा में भी जनता की भागीदारी हो, डायरेक्ट वहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं गांव की जनता के द्वारा लिए जाते हैं। तो ग्राम सभा भी एक तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनमत संग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनमत संग्रह के द्वारा, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन इसका जो है ड्रॉबैक ये है, इसकी कमियां ये है कि ये छोटे देशों में या जहाँ जनसंख्या बहुत कम है वहाँ सफल है। जैसे स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है। दूसरा है लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। इसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार के निर्णयों में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अप्रत्यक्ष से आशा यहाँ पे क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है। अब वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? हमारे सांसद, हमारे विधायक। जैसे कि अब जैसे हमने किसी सांसद को चुना तो इलाहाबाद का सपोज करिए कोई सांसद है, जैसे रीता जोशी हैं। अब रीता जोशी पूरे जो इलाहाबाद की जनसंख्या है 60 लाख, उसकी एक प्रतिनिधि हैं। तो जब रीता जोशी संसद में बोलेंगी या संसद में सरकार के निर्णय में जो अपना हाँ या ना करेंगी, वो एक तरह से इलाहाबाद की जनता, जो 60 लाख जनता है, उसकी हाँ या ना होगी। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता इस तरह से भाग लेती है। दोस्तों, ये था संविधान के परिचय का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।